सबसे पहले आज हम कॉमर्स से रिलेटेड जो एसेंशियल टॉपिक है, जिसे बहुत सारे क्लास में पहुंच जाने के बाद भी स्टूडेंट्स लोग नहीं जान पाते हैं और कहीं इसका स्पष्ट क्लियरेंस भी नहीं है, सिलेबस में डिफिनीशन भी नहीं दिया है स्पष्ट रूप से कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटर अर्थात +2 B.Com यहाँ तक M.Com में पहुँच जाने के बावजूद भी वो इस डिफिनीशन को नहीं जानते हैं। खास करके वे स्टूडेंट जो भी 11th में आने वाले हैं, जो मैट्रिक के बाद 11th में स्टूडेंट जितने भी हैं, वो जो एडमिशन लेने वाले हैं या लेंगे, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स है क्या, इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या करना होता है कॉमर्स में, इसका स्कोप क्या है, इसमें पढ़ करके कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। तो कॉमर्स को जानने के लिए इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉमर्स, चूँकि कॉमर्स एक बिजनेस सेक्टर का पढ़ाई माना जाता है, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, खास करके ग्रामीण सेक्टर से, जिन्होंने कॉमर्स के प्रति बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कुछ गलत धारणा भी बना लिए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ लोग का कहना है कि कॉमर्स में बिजनेस का पढ़ाई होता है और बिजनेस का पढ़ाई होने के कारण लोग इसे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का जॉब के लिए अपने आप को मानते हैं कि हमें यही सिर्फ करना है, अर्थात कॉमर्स पढ़ने से हमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब बहुत कम या नहीं के बराबर मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है। कॉमर्स का जो पढ़ाई होता है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशनल, हर तरह का जॉब इसमें प्रोवाइड होता है। जैसी योग्यता, जैसी क्वालिफिकेशन लोगों के पास होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कॉमर्स में गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब बहुत कम है ना। इन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम ये बताने जा रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। बोलचाल की भाषा में लोग जो अपनी आंखों से देखते हैं, छोटा बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री, कंपनी, लोग सिर्फ इसी को बिजनेस मानते हैं और है भी, लेकिन सिर्फ यही बिजनेस है और कोई सरकारी ऐसा नहीं होता है, ये सोच गलत है। सब लोगों का मानना नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खास करके ग्रामीण सेक्टर से आते हैं बच्चे, उनको कोई ऐसा बता देते हैं और मान भी लेते हैं। इससे लोग इसके प्रति रुचि भी बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जो भी डिफिनीशन बताने जा रहे हैं उसी से यह स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि यह है क्या और इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉमर्स है क्या। तो उसमें सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस है ना, बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। किसी भी काम को बिजनेस होने के लिए उसमें 4 एक्टिविटीज का होना नितांत आवश्यक है, जरूरी है। उसमें से अगर एक भी एक्टिविटी एब्सेंट होता है तो वह वर्क बिजनेस की श्रेणी से हट जाता है, वो डिफिनीशन के दायरे से बाहर हो जाता है। तो किसी भी वर्क को बिजनेस होने के लिए उसमें सबसे पहले प्रॉफिट का होना जरूरी है। सेकंड प्रॉफिट तभी संभव है किसी वर्क को करके जब उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्ट हो। बिना पूंजी का, बिना कैपिटल का किसी भी वर्क को करके, है ना, आप गेन प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अदर वर्क को करके, जैसे सर्विस, है ना,
एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये तो प्रॉफिट देता है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं कहते, उसको इनकम, वो अदर श्रेणी में आ जाता है। लेकिन बिजनेस में इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो प्रॉफिट होता है, हम उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो वो प्रॉफिट तभी संभव है जब उस काम में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, वर्क हो या बड़ा हो। तो सेकेंड टर्म इसका है कैपिटल। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्क में कैपिटल जब इन्वेस्ट करता है, उसमें प्रॉफिट गेन करता है, तो वह वर्क दो तरह का हो सकता है, एक लीगल और दूसरा इलीगल। कुछ इलीगल एक्टिविटीज हैं जिस पर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, लॉ का, कानून का रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, जिसे नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कार्रवाई हो सकती है। कुछ ऐसे वर्क हैं जिसमें आप कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और उस पर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थर्ड पॉइंट यही होता है कि वह वर्क जो है जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है या किया गया है प्रॉफिट मोटिव, लाभ के उद्देश्य से, तो वह वर्क कैसा हो, लीगल। थर्ड हो लीगल, है ना। तो थर्ड में क्या होता है, थर्ड पॉइंट इसका है कि वह वर्क, वह कार्य जो वैध हो, जो लीगल हो, सिर्फ उसी को बिजनेस के श्रेणी में लिया जाता है। इलीगल एक्टिविटी को बिजनेस का श्रेणी में नहीं लिया जाता है, चाहे उसमें प्रॉफिट कुछ भी हो। उदाहरण के लिए जैसे सरकार ने अभी बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आम आदमी को ये सामान्य रूप में, जनरल रूप में, बिजनेस के रूप में नहीं करना है। जैसे बिहार स्टेट को ही ले लीजिए, यहाँ शराब बेचना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हम शराब खरीद करके लाते हैं, तो कैपिटल लगा दी, पूंजी लग गया, और बेच करके वो प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं, है ना, चोरी छुपे। तो वो कैपिटल और प्रॉफिट दोनों तो ठीक है, आ जाता है, बट वह वर्क इलीगल है, रिस्ट्रिक्टेड है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है अभी कि हम शराब का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी है। बोलचाल की भाषा में लोग बोल दें, लेकिन ऑथेंटिक रूप में वो बिजनेस की डिफिनीशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, एग्रीमेंट होता है, ये होता है, जो कि सारा दायरे से वो इलीगल एक्टिविटी बाहर हो जाता है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है वह जो भी वर्क हो जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए प्रॉफिट मोटिव, लाभ के उद्देश्य से, वह वर्क कैसा हो, तो लीगल हो, वैध हो, है ना। ठीक, ये 3 पॉइंट होने के बावजूद भी, 3 पॉइंट्स होने के बावजूद भी वह वर्क बिजनेस के श्रेणी में नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है, ठीक है, और उसी का एक दोस्त है जिसके साथ जा कर के मार्केट में कुछ दिन पहले वो एक मोबाइल खरीदा था, है ना। तो आज वह लड़का जिसने मोबाइल खरीदा, आज उसको बेचना चाहता है, कुछ ज़रूरत उसको आ गया, नेसेसरी। दूसरा लड़का है, उससे अपने दोस्त से बात करता है कि हमें ये मोबाइल बेचना है, तुम लोगे? तो सेकंड स्टूडेंट बोलता है कि नहीं, हमको तो खुद मोबाइल मेरे पास है ही, क्यों नहीं। तो बोलता है कि आप ले लो, हमें बहुत ज़रूरत है, ऐसे कि तुम्हारे पास पैसा है, ले लो, तो मेरा काम चल जाएगा, तुम इसे बेच करके फिर पैसा छुड़ा लेना, अभी हमको नहीं दिख रहा है। दूसरा स्टूडेंट सोचता है कि चलो ले लेते हैं। तो मान लो वह मोबाइल का दाम था 15,000, वो अभी ज़रूरत बस, गरज बस अभी वो बेच रहा है मात्र 9,000, 10,000 में, और मात्र कुछ दिन, 10-15 दिन पहले का लिया हुआ मोबाइल है। सेकेंड लड़का वो खरीद लेता है, और जैसे ही खरीदता है तो उसमें उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है, 9-10 हज़ार जितना में खरीदा वो उसको इन्वेस्ट करता है। कल होकर के वह मोबाइल किसी थर्ड स्टूडेंट को 11-12 हज़ार में बेच दिया। अब इसमें 3 पॉइंट तो आता है कि वो जिसने जो मोबाइल खरीदा उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया, मोबाइल को फिर बेच लिया, रीसेल कर लिया, 1,000-2,000 रुपया प्रॉफिट भी गेन कर लिया। चूँकि मोबाइल चोरी का नहीं था तो वो लीगल एक्टिविटी हुआ। तो क्या सेकेंड लड़का, है ना, जिसने मोबाइल खरीदा और बेचा, क्या उसका एक्टिविटी बिजनेस कहा जा सकता है? खुद अगर
आप लोग में से ही कोई अगर उसी को फिर से कहें कि यार मेरे पास भी एक मोबाइल है, लोगे, तो बोलचाल की भाषा में वो खुद कहेगा हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा पेशा नहीं है, ऐसा बोलता है। सही बोल रहा है। ओकेजनली वो एक बार खरीद लिया, लाभ कमा लिया, लीगल वर्क भी था, है ना, सब चीज ठीक था, लेकिन उसमें वो कंटिन्यू रहना नहीं चाहता। उसमें कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। अगर वही स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट जिसने मोबाइल खरीदा और बेचा, अगर उसको मोबाइल का कुछ नॉलेज है, वो चाहता है कि हम पढ़ाई करें और साथ साथ साइड से मोबाइल का भी कुछ क्रय विक्रय करके, है ना, बेनिफिट कमा लें, तो पढ़ाई के साथ साथ वो खुद कहेगा मेरा मोबाइल का धंधा है, अर्थात कंटिन्यू उसमें रहेगा, तब वो कहेगा कि मेरा मोबाइल का या उसका मोबाइल का धंधा है। धंधा मतलब बिजनेस। वो मोबाइल का छोटा सा बिजनेस भी करता है। तो चौथा पॉइंट जो है वो कंटिन्यूटी है ना। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूटी। अर्थात जब भी किसी वर्क में ये चार बातें, ये 4 पॉइंट्स, 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं एक साथ, तभी वह वर्क क्या कहलाता है, बिजनेस। ऐसे उस वर्क को किसी को एब्सेंट कर दीजिए इसमें से, तो वो बिजनेस के दायरे से हट जाएगा। अब इसमें छोटा सा बिजनेस, चाहे सब्जी बेचने वाला जो कि डेली सब्जी खरीदता है, बेचता है, बेनिफिट कमाता है, कंटिन्यू रहता है, उसका बिजनेस है। छोटा सा पान का गुमटी है, उसका बिजनेस है। बड़ा होलसेलर है, एजेंसी है, जो इस काम में निरंतर लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य है प्रॉफिट मोटिव, लॉन्ग पीरियड के लिए, है ना, अस्थायी पीरियड के लिए, जो इसमें कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट, है ना, इस तरह से कुछ रोजगार क्रिएट करता है, कुछ उपार्जन करना चाहता है स्थायी रूप में, तभी वह वर्क बिजनेस कहलाता है। सिर्फ कुछ लोगों का ये कहना है कि माल का क्रय विक्रय कर लेना बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है कंप्लीट, वो बिजनेस का एक पार्ट है, जिसको कि हम लोग ट्रेड कहते हैं, जो कि आगे हम अभी उस पर बात करेंगे। तो चाहे बड़ी कंपनी हो, रिलायंस हो, टाटा हो, सैमसंग हो, सोनी हो, सब में कहीं भी देखा जाए तो ये चार मेन बातें जो है, मुख्य बातें हैं, यही उभर करके सामने आती है, और यही बिजनेस के डिफिनीशन का ये सबसे, अर्थात वह कार्य जो लाभ उद्देश्य से किया जाए, पूंजी जिसमें निवेश हो, है ना, और वह कैसा वर्क हो, वैध, लीगल, और उससे कंटिन्यूटी उसमें होनी जरूरी है ना, निरंतरता होनी जरूरी है, तभी वह वर्क बिजनेस कहलाता है। अब रह गई बात बिजनेस, हम जैसा कि बोले थे पहले कि बिजनेस प्राइवेट सेक्टर का है या गवर्नमेंट सेक्टर का है। क्योंकि कुछ लोग, स्टूडेंट्स लोग इसको जॉब के व्यू से भी देखते हैं, नज़रिया से देखते हैं कि हम ये पढ़ाई करेंगे तो हमको सरकारी जॉब मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, या दोनों मिलेगा, या अर्थात दोनों में इसका स्कोप है। तो सच्चाई यही है कि इसका स्कोप दोनों सेक्टर में। कुछ ही लोग हैं जो ऐसा धारणा मानते हैं, बोलचाल की भाषा में सुन लेते हैं कि बिजनेस का मतलब प्राइवेट, अपने दुकान वगैरह को देखते हैं मार्केट में, उसी को समझते हैं कि जॉब ऐसा ही मिलेगा, या बिजनेस करेंगे सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। नहीं, दोनों में जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों बिजनेस करता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि छोटी या बड़ी कोई भी कंपनियां को ले लो, जैसे टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी क्या है, प्राइवेट सेक्टर का जॉब है। इसमें जितने लोग का पैसा लगा हुआ है शेयर रूप में या जिस रूप में, वही लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, लाभ, प्रॉफिट लेते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स लोग उसका लाभ लेते हैं, सीमित लोग, लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का अकेले ओनर होता है, सिर्फ उसका फायदा वही उठाता है, वही लाभ लेता है। पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक बिजनेस, पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ऑनरशिप गवर्नमेंट का होता है। उदाहरण के तौर पर टाटा, रिलायंस और फैक्ट्री कंपनी को तो प्राइवेट आप तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव है, कैपिटल लगा हुआ है कुछ लिमिटेड, सीमित लोगों का, यानी जिन लोगों का शेयर के रूप में पैसा लगा हुआ है, वही उसका बेनिफिट लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। इसलिए उसको प्राइवेट अपने अपने फायदे के लिए, सब निजी फायदे के लिए करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गया। वह कंपनी लीगल है, कंटिन्यू चल रही है, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं
कि बताइए रेलवे में कैपिटल किसका इन्वेस्ट है? क्योंकि बिजनेस प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, या ओनरशिप पे डिपेंड करता है। जिसका ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर में है वो प्राइवेट बिजनेस है, जिसका गवर्नमेंट सेक्टर में है वो गवर्नमेंट है, जिसका बोथ सेक्टर में है तो माना जाता है सेमी गवर्नमेंट वगैरह, इस तरह से लाइक वाइज। ठीक है, तो रेलवे में किसका लगा हुआ है? तो रेलवे में पूंजी कौन लगाया है? कैपिटल कौन इन्वेस्ट किया है? तो गवर्नमेंट। उसका प्रॉफिट कौन लेता है? गवर्नमेंट। वो लीगल है और कंटिन्यूटी। तो क्या वो गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है? गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त? बिजनेस से कर। पोस्ट ऑफिस में किसका इन्वेस्टमेंट है? गवर्नमेंट का। उसका बेनिफिट किसको जाता है? टेलीकॉम में किसका जाता है? BSNL वगैरह का ले लो, इसका बेनिफिट कौन लेता है? गवर्नमेंट। इसका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का। अब भले उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट लोगों का भी उसमें शेयर बढ़ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। LIC सेंट्रल गवर्नमेंट का, या उसके स्पेशल रूल के अनुसार, है ना, तैयार किया, लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसमें गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट है। बैंक, बहुत सारे बैंकिंग में नेशनलाइज बैंक है, उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए उसको सरकारी बैंक भी लोग बोलते हैं, बोला जाता है। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, गेल है, सेल है, क्या है, जिसमें सरकार का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में वो बिजनेस चलता है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब है, क्या है, तो ये गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं हुआ। तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगा? जब आप खुद कह रहे हैं कि बिजनेस सेक्टर में ही इसका जॉब, है ना, होता है, तो बिजनेस तो सरकार भी कर रही है, तो वहाँ भी आपको जॉब। इसलिए ये सब धारणा गलत है ना, कि ये सिर्फ प्राइवेट है या सिर्फ गवर्नमेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि बोथ है, ये हर क्षेत्र में है, बशर्ते आपको उतना स्किल नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, है ना, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों सेक्टर में जॉब, और ख़ास करके प्रोफेशनल भी हो जाता है। आप CA करते हैं, CS करते हैं, ICWA करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोर्स हैं जिसको करके आप अच्छे अच्छे प्रोफेशनल वर्क भी इसमें कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा स्कोप भी देता है। तो इसमें स्कोप की कमी नहीं है। यहाँ तक कि वह सेक्टर जो बिजनेस सेक्टर नहीं है, जैसे बहुत बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं, बहुत बड़े बड़े NGO संस्थान है, जिसका मोटिव लाभ, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट अगर आप कॉमर्स में, खास करके मेन पेपर माना जाता है अकाउंट्स, है ना, तो अगर उसके पास स्किल है, आपके पास उसकी डिग्री है, तो अकाउंटेंट के रूप में जहाँ भी ट्रांजेक्शन होता है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, है ना, प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव, NPO, बहुत तरह के ऐसे संस्थान है, हर जगह आपको जॉब प्रोवाइड होता है। ब्लॉक में जाइए अकाउंटेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए अकाउंटेंट है, डिफेंस में जाइए अकाउंटेंट, हर जगह जॉब, सेंट्रल, स्टेट, हर तरह का, कोऑपरेटिव वगैरह, हर सेक्टर में इसका जॉब प्रोवाइड है। इसलिए ये सोच करके कि बहुत सारे लोग जो जानते हैं उनके लिए तो सब ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ये सोच करके कॉमर्स सेक्टर में भी चाह करके भी नहीं आना चाहते हैं, है ना, जानकारी के अभाव में, कि इसमें जॉब कम प्रोवाइड होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बातें नहीं। हम जो बातों की अभी बोल रहे हैं ये तो महसूस करने का चीज़ है, देखने का चीज़ है, समझने का चीज़ है, ये कोई बनावटी बातें तो है नहीं। ठीक है, तो ये बिजनेस का मतलब हुआ, जिसमें 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। अब कि बिजनेस में अगला टर्म है जो कि हम बताने जा रहे हैं, कॉमर्स। बिजनेस सबसे एक्सपेंसिव हो गया, सबसे बड़ा लार्ज हो गया, है ना, इसका। अब इसी के दायरे में, जैसे मानव शरीर में पूरे शरीर को खड़ा, बैठना, उठना, ये सब कौन कराता है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, नहीं है, तो इमेजिन कीजिए कि आदमी का क्या आकार होता, कैसे होता, या किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शरीर का क्या पोस्चर होगा, क्या आकार होगा, कैसे काम होगा, क्या होगा, कुछ कर पाइएगा? कुछ नहीं। उसी तरह से ठीक बिजनेस अगर एक होल बॉडी है तो कॉमर्स उसका बैकबोन है। बिजनेस को अगर आप एक होल बॉडी, पूरा बॉडी शरीर मानते हैं, तो कॉमर्स उसका एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। बिना कॉमर्स का कोई भी बिजनेस सर्कुलेट नहीं हो सकता है, कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं किया जा सकता। अब कॉमर्स में आता क्या है, किस चीज़ को कॉमर्स करते हैं, तो यही उसका क्लियरेशन होता है। किसी भी मैटर को बिजनेस में जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, सर्विस या गुड्स, जो भी कैपिटल गुड्स या जनरल गुड्स जो भी प्रोड्यूस होता है, वहीं से लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि इसमें 2 पॉइंट्स को लेना जरूरी है। पहला, प्रोड्यूसर।
कॉमर्स में, है ना, कॉमर्स को समझने के लिए 2 पॉइंट को लेना जरूरी है। पहला है प्रोड्यूसर और दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर निर्माता, जो किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करता है, तैयार करता है, बनाता है, प्रोडक्शन। दूसरा है कंज्यूमर, जो हर प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं को परचेज करके, खरीद करके कंज्यूम करता है, उपयोग में लाता है, वो कंज्यूमर होता है। न कि दुकानदार वगैरह जो आप देख रहे हैं वो कंज्यूमर है, उनका अलग मतलब होता है। कंज्यूमर हम आप कोई भी हो सकता है, जो भी, जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का कंज्यूमर हुए, कलम यूज कर रहे हैं कलम का कंज्यूमर हुए, शर्ट पहन रहे हैं खरीद करके शर्ट का कंज्यूमर हुए, बनाने वाली कंपनी इसका प्रोड्यूसर हो गया, शर्ट का, मोबाइल का, कलम का, हर चीज़ों का, पंखा का, किसी भी चीज़ का। तो कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी वस्तु को क्यों बनाता है? कारण क्या है? प्रॉफिट मोटिव। बना करके हम बेचेंगे, वो बिजनेस करता है। वो क्या करता है? उसका मोटिव है बिजनेस। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट गेन करना, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। वही से 4 बातें उसमें आ जाती हैं। तो जब प्रोडक्शन तैयार कर ले और उसका प्रोडक्शन बिके ही नहीं, सेल ही ना हो, तो सेल किसको करना है? फाइनली सेल किसको करना है? कंज्यूमर को। अर्थात प्रोड्यूसर का जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, अगर वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचे तो फिर कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, हमें अभी एक पेन की ज़रूरत है। ये पेन बनाने वाली कंपनी अपने इंडिया में ही, मान लेते हैं बॉम्बे में, इसकी कंपनी फैक्ट्री सब वहीं है। ये अब हमको एक कलम की, एक पैकेट कलम की आवश्यकता है, तो क्या हम एक पैकेट कलम लाने के लिए बम्बई जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो सोच लीजिए इसका एक्सपेंडिचर। वैसे एक पैकेट कलम का मान लेते हैं 200 रुपया दाम है। हम अगर बम्बई लाने जाते हैं तो भाड़ा, समय सब कंज्यूम होगा, काफ़ी भाड़ा, इसका लागत ही जोड़ लीजिए। जाना, ट्रेन का भाड़ा, आना, उसका फिर भाड़ा, जाना आना, फिर हो गया, जाएंगे, खाना, नाश्ता। अर्थात एक पैकेट कलम हमको अगर जरूरी है तो उसके लिए कम से कम 3000-4000 रुपया कॉस्ट है। तो क्या ये उचित है? संभव है? एक पंखे की जरूरत है, जाइएगा कोलकाता लाने। दूसरी तरफ देख लीजिए कि बनाने वाली जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो ऐसा पॉसिबल है कि वो हर तरह के प्रोडक्ट को बनाए, डिफरेंट तरह की कंपनियां, और घूम घूम करके खुद वो पूरे एक कंज्यूमर तक वो माल को पहुंचा दे? ऐसा पॉसिबल है? ये भी संभव नहीं है। तो जब प्रोड्यूसर खुद कंज्यूमर के पास नहीं आ सकता है, कंज्यूमर हर चीज़ के लिए प्रोड्यूसर के पास नहीं जा सकता है, तो फिर ये जो प्रोडक्शन तैयार होता है वो कंज्यूमर को मिलेगा कैसे? कंज्यूमर उसको लेगा कैसे? अर्थात क्रय विक्रय होगा कैसे? और जब सेल परचेज नहीं होगा तो फिर बिजनेसमैन को, अर्थात प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कैसे होगा? कंज्यूमर को अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? पॉसिबल इन्हीं दोनों के जो बीच की जो फासला है ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो फासला है, इनको जो जो एलिमेंट्स इसको दूर करते हैं, वे सारे तत्व ही कॉमन रूप से, सामूहिक रूप से कॉमर्स कहलाते हैं। अर्थात हिंदी में निर्मित वस्तु प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, जो जरूरतमंद कंज्यूमर है, उनके निकट इजिली वे में मिनिमम कॉस्ट पर पहुंचा देना। अब आप बम्बई जाते हैं कलम लाने को 4000 लगता है, लेकिन यही कलम आपको यहाँ 220 रुपये में मिल जाता है, 200 उसका लागत है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 20 रुपये। घर बैठे मिल जाता है, तुरंत फास्ट मिल जाता है। ये किसका देन है? यही इनडायरेक्टली कॉमर्स। अर्थात प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में ट्रेड, इसका मुख्य पॉइंट कौन आता है? ट्रेडर, जिसको वर्क को हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड के अंतर्गत तैयार माल या सर्विस को खरीदना और फिर प्रॉफिट मोटिव से दूसरे हैंड में बेच देना, यही ट्रेड है। क्योंकि हम शुरू में ही बोले थे कि क्रय विक्रय वो बिजनेस का यूनिट है, ट्रेड बिजनेस का यूनिट है, लेकिन कंप्लीट बिजनेस उसको हम डिफिनीशन के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अब कॉमर्स को कंप्लीट बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमर्स में प्रोड्यूसर है ना, बहुत सारी बातें हैं। इस तरह से चेन बना हुआ है, चेन के हिसाब से इसका, है ना, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर से
कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो इसमें सबसे पहला काम, इसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रोड्यूसर डोर टू डोर, मैन टू मैन कंज्यूमर के पास नहीं जा सकता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास नहीं जा सकता है ना। उसका बहुत फैक्टर है, बहुत कॉस्ट हो जाएगा और पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ के लिए आप दौड़ते रहिए, संभव नहीं है। तो फिर एक ऐसा कड़ी, ऐसा टर्म, ऐसा एलिमेंट होना जरूरी है जो कि इन दोनों फासला को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की जो गैपिंग है, दुनिया है, उसको पार करे। तो वो आता है ट्रेडर। तो सबसे पहला इसमें टर्म जो आता है, दोनों के रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए, अर्थात प्रोड्यूसर का प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, इसको कौन क्रिएट करता है? तो सबसे पहले करता है, इसमें सबसे पहला है कौन? ट्रेडर। इसके वर्क को हम क्या कहते हैं? ट्रेड। ट्रेडर और ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब आप समझ गए। बिजनेस का डिफिनीशन आपके सामने है। कॉमर्स जो कि बताने जा रहे हैं, कॉमर्स का पहला कड़ी क्या हो गया? ट्रेड। ट्रेडर, ट्रेडर क्या होता है? जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंपनी है, वहाँ से माल उठाता है डीलर, होलसेलर, एजेंसी के रूप में, तो माल को पूरे कंट्री में स्टेट वाइज फैला देता है। प्रोड्यूसर जहाँ है वहीं रहेगा, कंज्यूमर जहाँ है वहीं रहेगा। ट्रेडर माल को फैला दिया, फिर बड़ा जो डीलर है उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मान लें होलसेलर लोग माल लेते हैं, फिर उनसे छोटा जो होलसेलर है ब्लॉक लेवल पर माल लेता है, फिर वहाँ से रिटेलर लोग शहर गांव मोहल्ले तक माल के व्यापारी लोग थोड़ा थोड़ा अपने मुनाफे के लिए फैला देते हैं। तो खुद ब खुद बॉम्बे से ये कलम पहुँच गया आपके टाउन में, आपके घर के बगल के दुकान में, रिटेलर के यहाँ। ये कौन लाया? व्यापारी लाया, ट्रेडर लाया। तो ये सबसे मुख्य जो काम करता है वो ट्रेडर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रेडर अकेले सारा काम नहीं कर सकता है। जैसे ट्रेडर जब माल उठाया कंपनी से, फैक्ट्री से, सारे ट्रेडर ने माल को पहुंचाया, तो उसमें सबसे पहले माल को एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। बिना ट्रांसपोर्ट का माल इधर से उधर हो सकता है, ट्रेडर कर सकता है। तो ट्रेडर को पहला सपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। तो सेकंड में आ गया है ना ट्रांसपोर्ट। ट्रेडर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। ट्रेडर का जो सबसे अगला है ना, पहला जो ज़रूरत होता है वो माल को इधर से उधर करने के लिए, अर्थात ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी कंपनियां, इसमें बहुत सारे लोग लगे होते हैं जो कि सिर्फ माल को इधर से उधर, जैसे आपका छोटा सा ले लीजिए, रिक्शा ठेला आपके शहर में है, टेम्पू है, ऑटो जो भी है, इसके बाद लॉरी, ट्रक, टेम्पू, है ना, विदेश से माल लाना है, हवाई जहाज, पानी का जहाज, सब लोग, बहुत सारे लोग इसमें ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, जो कि ट्रेडर को माल लाने ले जाने में, है ना, सबसे मुख्य भूमिका होती है। उनके बिना बिजनेस और ट्रेड संभव नहीं। तो सेकंड टर्म हो गया ट्रांसपोर्ट। तीसरा, ट्रांसपोर्टिंग और ट्रेड, व्यापारी को या बिजनेसमैन को जो इससे जुड़े हुए हैं, इन सबों को सबसे ज़्यादा जरूरत होता है पहले बिजनेस को करने के लिए, जैसा कि हम बताए, कैपिटल अर्थात फाइनेंस, पूंजी। सबके पास किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को करने के लिए उनकी अपनी उतनी कैपिटल एफिशिएंसी नहीं होती है अकेले, तो उनको ज़रूरत पड़ता है फाइनेंस का, अर्थात कर्ज का, लोन का, उधार का। तो जनरली वो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी, है ना। थर्ड में हो गया बैंक और फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस, है ना। फाइनेंशियल कंपनी जो है फाइनेंस करता है, तो बैंक भी उस काम को करती है, कुछ अलग से फाइनेंशियल कंपनी भी इसके लिए है, बहुत तरह की। तो बैंक और फाइनेंशियल, बैंक एक तो मनी को सर्कुलेट कराता है, दूसरा कि फाइनेंस करता है बैंक भी, और कुछ इसके लिए स्पेशल फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी, है ना, प्रोस्पेक्टिव जो भी चाहते हैं लोन लेकर के, उधार लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करना, वो कर सकते हैं। इनके सपोर्ट के बिना भी बहुत तरह के बिजनेस संभव ही नहीं, क्योंकि कैपिटल सबके पास अपना उतना होता नहीं है ना। तो ये सारे, तो बैंक जरूरी है। दूसरा, बैंक क्या करता है? फैसिलिटेट अभी पेमेंट को, कि आप घर बैठे अभी ऑर्डर करते हैं माल, आप बैंक सिस्टम से पेमेंट करते हैं। तो एक बैंक जो
एक ट्रांसपोर्टिंग के दरमियान जो लगने वाला समय था, आप जाते थे या कोई जाते थे व्यापारी, ऑर्डर जाना, ऑर्डर देना, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का लोड करवा करके, तो उसमें उनको समय लगता था, करेंसी ले जाना पड़ता था, इस सब में उनको दिक्कत होता था, रिस्क होता था। इन सारी चीज़ों को दूसरा रूप में बैंक फैसिलिटेट कर दिया। आप अकाउंट पेमेंट कर देते हैं, ट्रांसपोर्टिंग फ़ोन से भी आप ऑर्डर ले लेते हैं, तो दे देते हैं, ले लेते हैं, तो माल आपके पास पहुँच जाता है। तो ये सारी सुविधाएँ बैंक और फिनेंशियल कंपनी ने दी। अब है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको व्यापारी के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में आपको क्या होता है, रिस्क होता है। बिजनेस में कई तरह का रिस्क है। विदेश से माल आ रहा है, पानी में जहाज समुद्र में डूब गया, आग लग गया, चोरी हो गया, बहुत तरह का एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, तो बिजनेसमैन को दिवालिया के कगार पर ला सकता है। तो उनको सपोर्ट करता है, वैसे ट्रेडर को, वैसे बिजनेसमैन को इंश्योरेंस कंपनी। तो फिफ्थ में लेते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी मामूली प्रीमियम वगैरह है ना, वैल्यू के अनुसार जमा करते हैं, एग्रीमेंट के अनुसार इंश्योरेंस एक्सेप्ट करती है कंपनी, क्लेम। फिर आप जैसा भी दिक्कत होता है उसके हिसाब से आपको रिस्क से बचाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी ट्रेडर को और बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन के यूनिट में भी उनको रखा जा सकता है। कंप्लीट तो बिजनेस नहीं कर सकते सिर्फ ट्रेडर को, लेकिन उन्हीं का एक अहम रोल ये भी है, क्योंकि बैकबोन है कॉमर्स, तो उनका एक अहम टर्म है ट्रेडर। तो इसको सपोर्ट करता है, बिजनेसमैन को भी, ट्रेडर को भी, सबको इंश्योरेंस। छठा हो गया, नेक्स्ट लेते हैं गोडाउन। बिजनेस में, बिजनेस को करने के लिए है ना, गोडाउन का होना, गोदाम जिसको कहते हैं, है ना, वेयर हाउसिंग, गोडाउन लिख सकते हैं या वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। ट्रेडर के लिए माल मंगा लेता है, थोक में काफ़ी माल आता है बड़े बड़े व्यापारी के यहाँ, उसको गोदाम चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है कि हर व्यापारी जो जहाँ जहाँ माल भेजता है, लाता है, तो उसको हर जगह अपना गोडाउन बनाए। तो उनको गोडाउन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो कि गोडाउन बहुत बड़ी बड़ी है ना, ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो सिर्फ गोदाम का ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आप लाते हैं माल, रखिए, रेंट भरिए और हटा लीजिए, तो आपका माल सुरक्षित, सेफ और पहुंच जाता है। तो गोडाउन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि हर किसान जो अपने खेत में आलू उगाता है, संतरा उगाता है, सेब उगाता, जहाँ भी होता है, क्या वो सालों भर सेब संतरा उगता है खेत में? एक सीजन होता है, उस सीजन में वो होता है, उसके बाद लेकिन आपको मिल जाता है सालों भर मार्केट में। कैसे? तो उसके लिए वैसा गोडाउन है, जिसको कहते हैं हम लोग जनरली कोल्ड स्टोरेज। अब हर किसान अपना अपना कोल्ड स्टोरेज बना, ये पॉसिबल है। और गोडाउन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अगर उसको न मिले तो क्या व्यापार हो सकता है? सालों भर सेब संतरा आलू का पॉसिबल है, सड़ जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा, ऐसे बहुत सारे बिजनेस का, बहुत सारे ट्रेड का ऐसे प्रोडक्ट हैं, हर जिसमें थोड़ा ये ज़्यादा रिस्केबल होता ही है। सुरक्षा तो कम से कम सबको चाहिए, हवा पानी मौसमी प्रभाव से या चोर चकारी सब चीज़ से, तो गोडाउन उसकी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। आपके शहर में यूरिया आता है, सीमेंट आता है, अगर गोडाउन ना हो, व्यापारी को थोड़ा सा पानी पड़े, हवा में मॉइस्चराइजिंग आ जाए, सीमेंट यूरिया डैमेज हो जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो गोडाउन बहुत अहम रोल, ठीक है। इसके बाद 7 में लेते हैं एडवर्टीजमेंट, है ना, विज्ञापन, प्रचार। ये कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी सर्विस जब तैयार होता है तो कंज्यूमर को इसकी जानकारी चाहिए। कोई भी व्यापारी जब उस चीज़ को मार्केट में लाना चाहता है तो लोगों की जानकारी में देना चाहता है कि ये भी प्रोडक्ट आपके मार्केट में है, उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, है ना। तो इससे पब्लिसिटी बनता है, इससे लोग जानते हैं, और कंज्यूमर जो भी उसके लिए ज़रूरतमंद होते हैं, जो इच्छुक होते हैं, फिर वहाँ आसानी से जा कर के ले पाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो प्रचार का कभी आप लोग देख ही रहे हैं, टीवी पे, रेडियो पे, पेपर में, और अदर एजेंसीज के द्वारा प्रचार एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि बिजनेस को सर्कुलेट कराने में काफ़ी मदद करता है। तो ये भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संचार। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक व्यापारी अभी ऑर्डर करता है, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, कहीं भी, जहाँ से भी वो माल लेता है व्यापारी, जिस भी कंपनी से, बिजनेसमैन से, तो वो ऑर्डर करता है फ़ोन पे, नेट से, बैंक भी पेमेंट से
प्रोवाइड करवा देता है, अकाउंट ट्रांसफर करा देता है, ये नेटवर्किंग है। ये कम्युनिकेशन का ही सारा यूनिट है। कम्युनिकेशन गैप होना बहुत बड़ा, आप जाते हैं बैंक में या कहीं जाते हैं, लिंक फेल होता है, तो नेटवर्किंग अगर फेल हो जाता है तो सिस्टम बहुत सारा काम ठप पड़ जाता है। तो बिजनेस में अभी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया, क्रांति ला दिया है। इसको फास्ट करने में कम्युनिकेशन, जैसे आपका मोबाइल हो गया, नेटवर्क, बहुत तरह का फोन हो गया, बहुत सारा चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन गैप को कम कर दिया है, दूरी को समाप्त कर दिया है और वर्क को फास्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज, इसके अलावे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे सारे एलिमेंट जो है ना प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में ट्रेड अर्थात ट्रेडर को सपोर्ट करते हैं, ट्रेडर को जो सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है ट्रेड एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, व्यापार और उसकी सहायक क्रियाएं सामूहिक रूप से कॉमर्स कहलाती है। ये सारी एक्टिविटी कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई सेवा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कुछ इस तरह से करके कंज्यूमर तक माल में पहुंचाता है। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कॉमर्स के बिना। कि अब देखिए, अब आप सिलेक्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं कॉमर्स में, तो आपको इतने सारे, अब इसमें भी देख सकते हैं कि बैंक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सरकारी और प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है, फाइनेंस प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है, ट्रांसपोर्ट दोनों है ना, उसके बाद इंश्योरेंस भी दोनों है, गोडाउन, हर तरह का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है बिजनेस में, ट्रेड में, कि सिर्फ प्राइवेट, हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। दोनों सेक्टर का है। आपके पास जैसी तैयारी होगी, जैसा आपका स्किल होगा, है ना, वैसा आप कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि हम बता दिए अकाउंटेंट के रूप में आप तो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, NGO, NPO, जो भी संस्थान है सब में आप जा सकते हैं, बशर्ते इसको आप ईमानदारी से पढ़ें, ठीक से पढ़ें। इसमें कोई स्कोप की कमी नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोप इसी में है, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बशर्ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। आप खुद अगर अच्छे स्किलफुल पर्सन है तो एक अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, खुद अपना बिजनेस चला सकते हैं, ये भी क्रिएट करता है। छोटा जॉब भी प्रोवाइड करता है, बड़ा से बड़ा प्रोफेशनल आपको CA बना देगा, CS बन सकते हैं, है ना। बहुत तरह की, बहुत सारी बातें हैं इसमें। ये सारी बातें डिपेंड करती है आपके स्किल पे। तो कॉमर्स का मतलब आप समझ गए कि निर्मित वस्तु को निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने में व्यापार और उसकी सहायक क्रियाएं सामूहिक रूप से कॉमर्स का। दैट्स ऑल। अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ सारा डिटेल लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि किन्हीं को कोई कमेंट करना हो, कोई कमेंट भेजना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कर सकते हैं।